तो काफी दिनों से सब लोग जो है इमरान खान के ऊपर नजरें जमाए बैठे थे, क्योंकि जेल के अंदर उनसे कोई खास मुलाकात हो नहीं पा रही थी। अलीमा खान पिछले 2 हफ्ते से कोशिश कर रही थी कि जेल में इमरान खान से मुलाकात हो जाए और उनका एक वर्जन नजर आ जाए, कोई विजन पता चल जाए कि वो क्या सोचते हैं। उसके साथ साथ जो है वो काफ़ी हर्डल्स थी डेफिनेटली, लेकिन कल जो है वो कुछ लायर्स की मुलाकात हुई है इमरान खान से, और उसके बाद इमरान खान का ट्वीट आ गया। एक पब्लिक फिगर और एक डेमोक्रेटिक लीडर जिसके पास पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी है, वो इस सारे सिनेरियो को किस पॉइंट से देख रहे हैं, उसके हवाले से उन्होंने आज ट्वीट कर दिया है। वो ट्वीट मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आप एक और चीज़ देखें। कैसा रहा दौरा? ये सब पहलगाम के हवाले से अगर प्लीज कुछ बता दें, वहाँ पे जो कुछ हुआ है दहशतगर्दी। की बात करेंगे बेहतरी के लिए। ये सब हिंदुस्तान जंग का माहौल बना रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। ये मियां नवाज शरीफ साहब हैं। 2 दिन पहले वो कॉन्सुलेट से निकल के अपने घर की तरफ रवां दवां थे, तो उनसे सहाफियों ने कुछ सवाल पूछे। तो मियां नवाज शरीफ साहब को देखें, उनके बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके फेस के एक्सप्रेशन देखें। ये वो शख्स है जिसका इंतखाबी निशान शेर है, और मेरे ख्याल में इनका जो इंतखाबी निशान है ना, वो गीदड़ होना चाहिए था, शेर नहीं होना चाहिए था। ये जो एटीट्यूड नज़र आया है उनके फेस के ऊपर, तासरात, उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। इंसान कह देता है यार पाकिस्तानी हो आप, जैसे आपका खून खोल रहा है, जैसे मेरा खून खोल रहा है, वैसे इसका भी तो इसी तरह से खून खोलना चाहिए था ना। वैसे इसे भी उतना गुस्सा होना चाहिए था कि बिला वजह एक मुल्क, चूंकि वो पावर में ज़्यादा है, उनके पास पैसे ज़्यादा है, इकोनॉमी अच्छी है, सारी चीज़ें, तो वो जो मर्जी चाहेगा, जब मर्जी चाहेगा हमें ललकार देगा और हमें धमकाएगा और कहेगा आज मैं आपके साथ जंग लड़ रहा हूँ। ये ऐसे थोड़ी ना होता है। एज ए नेशन वी हैव टू कंडेम दिस एटीट्यूड, वी हैव टू कंडेम नवाज शरीफ एटीट्यूड, वी हैव टू कंडेम आसिफ जरदारीज एटीट्यूड। एंड ऑल्सो आप पिछले एक हफ्ते से देखें, मरियम नवाज की आपको कोई एक ट्वीट नजर नहीं आएगी, आसिफ जरदारी की आपको कोई एक ट्वीट नजर नहीं आएगी। मियां नवाज शरीफ साहब को आप जबरदस्ती उसके मुंह के अंदर माइक लेकर चले गए, उसके बावजूद उससे एक लफ्ज नहीं बोलने हुआ कि इंडिया, हम एक कौम हैं, हम यकजा हैं, अगर तुमने पाकिस्तान की तरफ मेरी आंख से देखा तो हम तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे। इतनी सी बात उसने करनी थी। आई डोंट नो, उम्र के इस हिस्से में इंसान जब 70 क्रॉस कर जाता है तो वो आखिरी इनिंग खेल रहा होता है, और तब इंसान अपनी लेगेसी को देखता है कि यार मैं आने वाले टाइम में मुझे लोग कैसे याद करेंगे, मेरी कौम मुझे कैसे याद करेगी। इतना बड़ा डाउनफॉल आया हुआ है मुस्लिम लीग नवाज का, मतलब जमीन के साथ आप धसे हुए हो, और आपसे इतना नहीं हो रहा कि नरेंद्र मोदी के बारे में एक छोटी सी स्टेटमेंट दे दो। इसीलिए नहीं खान साहब कहते थे, इसीलिए नहीं हारून रशीद कहते थे कि नवाज शरीफ प्रो इंडिया पॉलिसीज रखता है। और मुझे जो कुछ अर्सा पहले पता चला था, जो सऊदी अरब में इत्तेफाक स्टील है या इनकी जो स्टोर्स हैं वहाँ पे पाकिस्तानियों को जॉब की इजाज़त नहीं मिलती, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने इंडियंस रखे हुए हैं। तो ये है सारा नवाज शरीफ का सिनेरियो। अब इसके बाद आपको मैं एक और लीडर की जो है वो वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ज़रा सुनिए। Do not be afraid of death. Save the honor of Pakistan and Islam. तिरसठ साल की उम्र में टीबी की मर्ज का होते हुए इतनी कमजोर हालत के बावजूद उस शख्स की आवाज चेक करें। इसे कहते हैं लीडरशिप, इसे कहते हैं खुददारी, इसे कहते हैं दुश्मन की आंख में आंख डालकर बात करना। भले एज 63 है, भले हालत इतनी खराब है, बीमारी की वजह से कमजोरी, और लेकिन एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट, फेथ मैटर्स अ लॉट। इंसान के अंदर जो दिल होता है, गुर्दा होता है, इंसान के अंदर जो
कमिटमेंट होती है अपनी नेशन के लिए, वो आपकी बहादुरी भी दिखाती है, आपकी खुददारी भी दिखाती है, और वही आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है। लेकिन उसके लिए आपकी नीयत साफ होना बड़ा जरूरी है। आप करप्ट ना हो, आप अपनी कौम के साथ लॉयल हो, आप अपने साथ लॉयल हो, और आपके अंदर एक सिंसेरिटी और लॉयल्टी का फैक्टर हो अपनी कौम को लेकर, और आप एक क्रेडिबल इंसान हो। तब आपकी आवाज के अंदर इस तरह की गर्ज और गूंज नजर आती है। आपने कायदे आजम को देखा, आपने उनके एटीट्यूड को देखा। 1948 के अंदर कायदे आजम ने जो वाहिद जंग लड़ी थी वो पाकिस्तान जीता था। जंगें जीती जाती हैं लीडरशिप की बेसिस के ऊपर, स्ट्रेटजी की बेसिस के ऊपर। ये जो आज आप कश्मीर देख रहे हैं हमारे पास, ये जो गिलगित बल्तिस्तान देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान भी उसी टाइम आजाद हुआ था जिस टाइम ये 1948 की जंग लड़ी गई थी। और उसके अंदर पाकिस्तान ने 40% जो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है वो क्लियर करवा लिया था इंडिया से। इंडिया को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी थी, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। लेकिन उसके पीछे विजन था, लीडरशिप थी, बहादुरी थी, क्रेडिबिलिटी थी, और इस आवाज को सुन के आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो जंग हम हार नहीं सकते थे। अब आते हैं इमरान खान की तरफ। तो इमरान खान की ट्वीट का हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और ये जानना चाह रहे थे कि इमरान खान इस सारे सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं। तो इमरान खान का जो ट्वीट है वो इंग्लिश में, मैं उसको आपके साथ उर्दू में साथ साथ ट्रांसलेट करना चाह रहा हूं। तो खान साहब ने 29 की रात को जो है ना ये ट्वीट किया है। तो खान साहब कहते हैं, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन पहलगाम इंसिडेंट इज डीपली डिस्टर्ब। वो ये कह रहे हैं कि पहलगाम में जो इंसानी जानों का ज़िया हुआ है उसके ऊपर शदीद तशवीश और अफसोस है मुझे। आई एक्सटेंड माई डीपेस्ट कंडोलेंस टू द विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज। मेरी तमाम नेक ख्वाहिशात और कंडोलेंस वो जो विक्टिम्स हैं उनके साथ और उनकी फैमिलीज के साथ हैं। When the false flag Pulwama operation incident happened, we offered to extend all out cooperation to India, but India failed to produce any concrete evidence. वो ये कह रहे हैं कि जब पुलवामा का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था, यानी कि झूठा ऑपरेशन शो किया गया था, उस वक्त भी हमने इंडिया को एक ऑफर की थी कि इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड इन्वेस्टिगेशन हम करवाना चाह रहे हैं, हमारी तरफ से आपको फुल सपोर्ट मिलेगी। लेकिन उस वक्त इंडिया तमाम तर एविडेंसेस और सबूत देने से कासिर रहा। उसके बाद वो कहते हैं कि एज आई प्रेडिक्टेड इन 2019 द सेम इज हैपनिंग अगेन आफ्टर पहलगाम इंसिडेंट। इंस्टेड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन, मोदी सरकार इज अगेन प्लेसिंग द ब्लेम ऑन पाकिस्तान। वो ये कह रहे हैं 2019 के बाद जो अभी इस इंसिडेंट हुआ है उसमें भी वो सेम प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं कि विदाउट इन्वेस्टिगेशन, विदाउट इंटेरोगेशन, विदाउट गेटिंग एनी इंसिडेंट एविडेंस, वो ये सारे का सारा मलबा पाकिस्तान के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं, बीइंग अ कंट्री ऑफ 1.5 बिलियन पीपल, इंडिया नीड्स टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली इंस्टेड ऑफ मैसिंग विद द रीजन ऑलरेडी नोन एज न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। Peace is our first priority, but it should not be mistaken as a cowardice. आगे वो कह रहे हैं कि 150 करोड़ का देश होने के नाते इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क होने के हिसाब से रिएक्ट करना चाहिए और इस रीजन को आग के अंदर धकेलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों ममालिक एटमी ताकत रखते हैं और दोनों अपने राइट्स के लिए उस एटमी ताकत को इस्तेमाल करने का राइट भी रखते हैं। वो कह रहे हैं कि अमन हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है, लेकिन इसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए। आगे वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हैज गॉट ऑल कैपेबिलिटीज टू गिव बिफिटिंग रिस्पॉन्स टू एनी इंडियन मिसएडवेंचर एज माई गवर्नमेंट बैक्ड बाय होल नेशन डिड इन 2019। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास वो तमाम तर सलाहियतें हैं, वो किसी भी किस्म की इंडियन जारियत या मिस एडवेंचर को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने 2019 में पूरी कौम ने उनके पीछे खड़े होकर किया था। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि आई हैव ऑलवेज एम्फसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ कश्मीर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एज गारंटीड बाय यूनाइटेड नेशन। आगे वो कह रहे हैं कि जैसे मैंने हमेशा कश्मीर की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात की है और ये बताया है कि कश्मीर बहुत ही एक खास एरिया है दोनों ममालिक के लिए। कश्मीर के लोगों को अपने लिए, अपने फ्यूचर कंट्री को इंतखाब करने का पूरा हक मिलना चाहिए, जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर रेजोल्यूशन में
कहा गया है। आगे वो कह रहे हैं कि आई हैव आल्सो बीन हाईलाइटिंग द फैक्ट दैट द इंडिया लेड बाय आरएसएस आइडियोलॉजी is a grave threat not only to region but beyond it. Indian operation in Kashmir intensified after the illegal abrogation of Article 370 has further fueled the Kashmir people's desires for freedom. आरएसएस की जो हिंदुत्व की पॉलिसी है उसकी वजह से और जो 370 आर्टिकल उन्होंने अबॉर्ट किया है, कश्मीर के राइट्स को सल्ब किया है, उसकी वजह से कश्मीर के अंदर आज़ादी की जो आग है वो और ज़्यादा तेज़ हो गई है। और आरएसएस का जो नज़रिया और आइडियोलॉजी है वो ना सिर्फ इंडिया के लिए, इस रीजन के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है। आगे वो कह रहे हैं कि सैडली द नेशन हैज बीन डिवाइडेड बाय एन इलीजिटिमेट गवर्नमेंट इम्पोज्ड थ्रू फॉर्म 47 एंड येट ironically Narendra Modi aggression has united the people of Pakistan in one voice against Indian hostility. While we reject this fake regime, we stand firmly as one Pakistani nation. वो ये कह रहे हैं कि जो फॉर्म 47 की इलीजिटिमेट गैर कानूनी सरकार है उसके बावजूद हमारी कौम यूनाइटेड है, मुत्तहिद है और नरेंद्र मोदी के हर किस्म के एडवेंचर को फेस करने के लिए तैयार है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वो कहना चाह रहे हैं कि नीडलेस टू से टू विन द वार अगेंस्ट एन एक्सटर्नल एनिमी द नेशन मस्ट फर्स्ट बी यूनाइटेड। अगर आपने इंडिया से जीतना है, एक्सटर्नल दुश्मन से जीतना है, तो सबसे पहले आपको अपनी कौम को यूनाइट करना पड़ेगा। उसके बाद कहते हैं इट इज हाई टाइम टू पुट हाल्ट टू ऑल एक्शंस दैट आर फर्दर पोलराइजिंग द नेशन। वो जो तमाम ऑपरेशन आपने स्टार्ट किए हुए हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को साइडलाइन लगाने के लिए, उनको फिल फॉर खत्म होना चाहिए। The state's excessive focus on political victimization at this critical time is deepening internal division and undermining the nation's collective ability to confront external threats. वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आप कर रहे हैं उसकी वजह से कौम डिवाइडेड है, वो एक यूनाइटेड और एक आवाज होकर एक्सटर्नल फैक्टर्स को और एक्सटर्नल एनिमी को जवाब नहीं दे पाएगी। और जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसकी काबिलियत है, एबिलिटी है टू विन दिस वार फ्रॉम इंडिया, वो डिवाइड हो जाएगी। लिहाजा आप इन तमाम ऑपरेशंस को जो है इस वक्त फिल फॉर ख़त्म करें और कौम को यूनाइट करें। अब खान साहब बात कर रहे हों और आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के ऊपर बात ना करें, ये हो नहीं सकता। तो आगे वो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के बारे में बात कर रहे हैं कि इट इज़ नेव एक्सपेक्ट any strong stance from self-serving figures like Nawaz Sharif and Asif Ali Zardari. They will never speak out against India because their illegal wealth and business interests lie abroad. They profit from foreign investment, and to protect those financial interests, they remain silent in the face for foreign aggression and baseless allegation against Pakistan. Their fear is simple, that the Indian lobbies might freeze their offshore assets if they dare to speak the truth. क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि खुद गर्ज नवाज शरीफ और आसिफ अल जरदारी की सारी जायदाद पाकिस्तान से बाहर है, उनकी ऑफशोर कंपनी है। अगर वो एक लफ्ज भी इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो कि इंडिया ने पहलगाम में किया है उसके खिलाफ बोलते हैं तो उनकी तमाम तर जायदादें जो ऑफशोर कंपनीज की हैं वो इंडियन लॉबी उनको फ्रीज करवाने में कामयाब हो सकती है। इसलिए कभी भी अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, अपनी पूरी सच्चाई के साथ ये उनके खिलाफ इंटरनेशनली कोई आवाज़ उठा नहीं सकते। उसकी मेन रीज़न ये है कि इनको अपने असासों के मुंजमद होने का ख़तरा है, इसलिए ये हमेशा इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडे के ऊपर खामोश रहेंगे। तो ये सारा इमरान खान का बयान था। मैंने आप दोस्तों के साथ इमरान खान का बयान भी शेयर कर दिया, नवाज शरीफ का बॉडी लैंग्वेज और उसकी सारी इस वक्त की एक्टिविटी, मरियम नवाज की सारी एक्टिविटी, तमाम तर चीज़ें शेयर कर दी हैं। अब आपने फैसला करना है कि आपने खड़ा किसके साथ होना। कायदे आज़म की वीडियो इसलिए आपको दिखाई है कि जब इस तरह के मौके होते हैं तो ब्रेव और बहादुर लीडर कैसे रिएक्ट करते हैं। इमरान खान ने भी उसी चीज़ को साबित किया है, कायदे आज़म ने भी उसी चीज़ को साबित किया है। अगर जैसे जैसे चीज़ें डेवलप हो रही हैं आप सब दोस्तों को साथ साथ अपडेट्स देते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप दोस्तों के पास वीडियोस टाइमली आती रहें। थैंक यू सो मच।